हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कूलम्स लॉ इन मीडियम, कूलम्स लॉ इन मल्टीपल मीडियम एंड ऑल्सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको पिछले सारे लेक्चर्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। So let's start with the question number 1. So question number 1 is 2 point charges repel each other with a force of 100 Newton. One of the charge is increased by 10% and the other of the charge is reduced by 10%. The new force of repulsion at the same distance will be. तो बच्चों क्या दिया हुआ हमको कि दो चार्जेस हैं जिनमें से एक चार्ज को 10% से बढ़ा दिया गया है और दूसरे चार्ज को 10% से घटा दिया गया है। तो पहले इनके बीच का फोर्स था 100 न्यूटन और अब हमें बताना है कि नया फोर्स क्या होगा। चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दो चार्जेस लेने हैं Q1 एंड Q2, जिनके बीच का कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं R। पहले दिया हुआ है कि दोनों के बीच का जो फोर्स है बच्चों, फोर्स कूलम्स लॉ के अनुसार कैसे लिखा जा सकता है कि Q1 Q2 बाय R²। आपको किसी की भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला हुआ है साफ साफ कि पहले जो फोर्स था वो 100 न्यूटन के बराबर था। यस, कितना था? 100 न्यूटन के पहले से बराबर था। अब क्या किया गया? अब एक चार्ज को 10% से बढ़ा दिया गया। बच्चों 10% का मतलब होता है अ फैक्टर ऑफ 1/10। अ फैक्टर ऑफ 1/10 इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 को 1/10 से बढ़ा दिया गया। सो नया क्या बन जाएगा? Q1 प्लस Q1/10। तो एक चार्ज को 1/10 से बढ़ा दिया गया, इसका मतलब 1/10 से ऐड कर दिया मैंने। और सिमिलरली एक चार्ज को 10% से रिड्यूस करना। अब बच्चों 10% से रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि 1/10 से कम कर दिया, 1/10 कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब Q2 चार्ज होगा वो 1/10 से कम हो जाएगा। लेकिन साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्टेंस वही रखना है। इसका मतलब अभी भी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है? R ही लिखना है। सो बच्चों नए चार्जेस क्या हो जाएंगे? ये बन जाएगा 11Q1/10 और ये बन जाएगा 9Q2/10। करेक्ट। सो द न्यू फोर्स विल बी F डैश इक्वल्स टू K Q1। अब Q1 की जगह कौन हो चुका है? 11/10 Q1। करेक्ट, थोड़ा बढ़ गया है। और Q2 की जगह क्या हो चुका है? घटकर 9Q2/10। यस, अपॉन डिस्टेंस वही है R²। हमें ये नई फोर्स का आंसर बताना है कितना आना चाहिए। इस नई फोर्स का आंसर कितना आना चाहिए बताना है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं K Q1 Q2 अपॉन R², ये सब मिलके 100 के बराबर पहले से दिए गए हैं क्वेश्चन में। इसका मतलब K Q1 Q2 बाय R² को आप दोबारा कितना लिख लें? 100। बचेगा क्या? बचेगा 11 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 10। दोबारा बोलता हूं, 11 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 10। 11 इंटू 9 कितना हो गया? 99। और 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। सो एक बगल में टर्म बना 99/100, इतना सा टर्म बचेगा। तो 100 ने 100 को कैंसिल आउट कर दिया एंड द फाइनल आंसर इज 99 न्यूटन, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so question number 2 is two particles of equal mass m and charge q are placed at a distance 16 centimeter. They do not experience any force. The value of q by m is. तो बच्चों सिंपल सा दिया गया है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं जिनका चार्ज है q और मास है m। दोनों को 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। बोला गया है कि अगर आपके चार्जेस कोई भी फोर्स फील नहीं कर रहे तो बताइए Q by M का क्या रेशो होगा। सो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ Q by M। अब आप समझिए कि इनके बीच में कौन कौन सी फोर्सेस को आप एक्ट करा सकते हैं। चैप्टर का नाम तो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन साथ साथ आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ग्रेविटेशन के भी कुछ कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के साथ साथ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को भी काउंट करना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स 0 आ सकता है। सो इस चीज को ध्यान रखते हैं कि एक तो रिपल्शन लगेगा विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। यस, तो
तो बच्चों रिपल्शन वाली फोर्स कितनी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लिखते हैं हम लोग, k q1 q2 by r स्क्वायर, और k की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r स्क्वायर, और r की जगह कितना लिख सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 16 का स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा यूनिट सिस्टम क्यों नहीं लेकर के आते हैं। वो तभी किया जाएगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में 16 की कोई भी जरूरत है, तो बच्चों मैं इसलिए इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, सेंटीमीटर में ही डिस्टेंस को लिख रहा हूं। अगर बात करें अट्रैक्टिव फोर्स की, तो अट्रैक्टिव फोर्स हो रही होगी ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th में आपने पढ़ा है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, और आर की जगह वापस से आप लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो मैंने दोनों जगह सेंटीमीटर स्केल को यूज कर लिया क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा बच्चों मासेस तो बराबर दिए गए, m1 और m2 बराबर दिए हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं gm स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, q1 q2 भी सेम है, सो वी कैन राइट इट एज q स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught 16 स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, मतलब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब रिपल्शन और अट्रैक्शन एक दूसरे के बराबर हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तभी ये हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे सालों में पूछे भी गए, इसलिए ध्यान से। सो रिपल्शन हमारे पास है ये वाला q स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught 16 स्क्वायर, और अट्रैक्शन है हमारे पास ये वाला gm स्क्वायर, जी अच्छा बना लेते हैं, gm स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर। तो मैं जैसे अपने आप को बात को बता रहा था बार बार, 16 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि 16 का स्क्वायर कैंसिल आउट होना ही है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था हमें। ओके, अगर बात करें रेशो की, सो q बाय m स्क्वायर, q बाय m का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी, देखते कितना आ रहा है 4 pi epsilon naught g, 4 pi epsilon naught g। तो बच्चों आंसर आ जाएगा q बाय m इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 pi epsilon naught g, और ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर डी से। So this was our question number 2, फटाफट इसको नोट कर ले। Let's move to question number 3. So question number 3 is, a certain charge q is divided at first into two parts, q and q minus q. Later on, the charges are placed at a certain distance. If the force of interaction between the two charges is maximum, then चार options आपको दिखाई दे रहे हैं। So बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है। एक सर्टेन चार्ज है जिसकी वैल्यू दी गई है q, जिसको दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करें तो एक पार्ट का नाम रखा है q, और दूसरे पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा बचा हुआ q माइनस q। यस, और इनको एक सर्टेन दूरी पे रखा गया है, सर्टेन डिस्टेंस लिख लेते हैं मन से हम r। तो एक चार्ज हो गया ये, एक चार्ज हो गया ये, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने कितना लिख लिया r। उन्होंने बोला है कि ऐसे हिस्से करने हैं, ऐसे पार्ट्स करने हैं जिससे इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम निकल के आए। अगर आप दो हिस्से कर रहे हैं तो ऐसे हिस्से करिए, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करिए कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम निकल के आए। सो बच्चों एक काम करते हैं, पहले इनके बीच के फोर्स को एक बार लिख करके देखते हैं। सो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। k q1 की जगह लिख सकते हैं छोटा q, ये पहला हिस्सा, q2 की जगह लिख सकते हैं बचा हुआ q माइनस q, दूसरा हिस्सा, और दूरी की जगह लिख सकते हैं r का स्क्वायर। करेक्ट। तो बच्चों आपका फॉर्मूला बन गया F इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला है। नाउ वी नीड टू मैक्सिमाइज द फोर्स। हमको फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज करने का तरीका हमें मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है, क्या कि जब भी हमें कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, हम लोग डिफरेंशिएट करके क्या कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं, और वहां से हमें लोकेशन ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास पता चल जाता है। सो यही कंडीशन हम आज ये लगाएंगे, इसी में लगाएंगे, क्या कि हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फोर्स को
जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन उसके टर्म्स में किया जाता है जो वेरिएबल होता है। अब यहां डिस्टेंस वेरिएबल नहीं है, कैपिटल क्यू चार्ज जो लेकर आए हैं वो भी कांस्टेंट है, लेकिन जब हिस्से कर रहे हो तो छोटा क्यू बदल रहा है, क्योंकि आप डिसाइड कर रहे हो कि पहला हिस्सा क्या होगा तो दूसरा हिस्सा उसके हिसाब से बनेगा। इसका मतलब जो वेरिएबल है वो स्मॉल क्यू है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए जब भी आपको मैक्सिमाइज करना है किसी फंक्शन को, उसको उसी वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दें जिस वेरिएबल की वजह से वो फंक्शन बदल रहा है। तो df by dq को क्या करने वाला हूं मैं, 0 पुट करने वाला हूं। अब डिफरेंशिएट कैसे किया जाए उस पर फोकस करते हैं। तो उसको फोकस करने के लिए सबसे पहले इस टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। k कांस्टेंट है बच्चों, r कांस्टेंट है, याद रखिएगा दूरी नहीं बदल रही, r भी कांस्टेंट है क्योंकि लिखा गया सर्टेन डिस्टेंस। अगर इस छोटे क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा बड़ा क्यू इंटू छोटा क्यू माइनस छोटा क्यू का स्क्वायर। यस, वेरी इजी। अब डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम नहीं करते। साथ में अगर अंदर चले तो अंदर कैपिटल क्यू को छोड़ना पड़ेगा और छोटे क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। करेक्ट? एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में क्या होता है, 1 होता है, माइनस छोटे क्यू के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, पढ़ा है आपने डिफरेंशिएशन में। इसको पुट कर देते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। अब बस हमें छोटे क्यू और बड़े क्यू में एक रिलेशन मिलने ही वाला है। तो एक बार काम करते हैं, k/r² को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, q माइनस 2q इक्वल्स टू 0। और अगर 2q को उधर जंप कराएं तो q इक्वल्स टू 2q, बट हमें ऑप्शंस में देख रहे हैं कि हमें रेशियोज दिए गए हैं तो हम भी वही रेशियोज पे काम करते हैं। q बाय छोटा q इक्वल्स टू 2:1 एंड दिस मैचेस अप विद ऑप्शन नंबर बी। आई गेस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is force of attraction between 2 point charges q and q separated by distance d meters is Fe. When these charges placed on two different spheres of radius r equals to 0.3d whose centers are d meters apart, the force of attraction between them will be. तो बच्चों साफ साफ क्वेश्चन में दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं q and q और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है d मीटर्स। यस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर जो दी गई है वो है कि दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्टिव फोर्स दिखा रहे हैं और फिलहाल ये पॉइंट चार्जेस हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स तभी हो सकती है जब एक पॉजिटिव हो और एक दूसरा वाला नेगेटिव हो। तो इसलिए मैं एक को प्लस क्यू लिख रहा हूं और एक को माइनस क्यू लिख रहा हूं। और साथ ही साथ इस चीज को भी ध्यान रख रहा हूं कि आपका जो दोनों चार्जेस हैं वो दोनों पॉइंट चार्जेस रहें। ठीक है, तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर। सो फॉर्मूला बन गया F इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस फोर्स को उन्होंने बोला है Fe फोर्स, जो फिलहाल अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, Fe फोर्स। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अगर ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस ना होकर स्फीयर्स पे होते, ये चार्जेस किस पे होते, स्फीयर्स पे होते जिनका रेडियस होता 0.3d, मतलब आपस में टच नहीं कर सकते, और जिनके सेंटर के बीच की दूरी होती d। तो बताओ अब नया फोर्स जो आता क्या वो Fe के बराबर आता, क्या वो Fe से छोटा आता, क्या वो Fe से बड़ा आता, ये आपको पता करना है। तो एक सिंपल से प्रोसेस को ध्यान रखते हैं इसके अंदर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो इंडक्शन का प्रोसेस था उस चीज को ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि कूलम्स लॉ को आप डायरेक्टली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में नहीं लगा सकते। आप पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्टली लगा सकते हैं, पॉइंट चार्जेस में डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सटेंडेड चार्जेस मिल गए, स्फीयर्स, रॉड, तो ऐसे के अंदर कूलम्स लॉ को डायरेक्टली नहीं लगाते हम लोग। तो जो बच्चा इस d डिस्टेंस को डायरेक्टली मान करके, इसी को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान करके सॉल्व कर दिया तो वो आंसर गलत बता देगा। इसलिए बच्चों ध्यान से पहले एक काम करते हैं, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं।
अगर इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया, मैं दोबारा से बना लेता हूं दोनों स्फीयर्स को, और इसको देता हूं नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों अगर इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया तो इसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो ये नेगेटिव किस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, इस तरफ। क्यों? क्योंकि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते तो सारे चार्ज का सेंटर का मानते बीच में, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते तो सारे चार्ज का काम मानते सेंटर बीच में, और फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को यूज कर लेते। लेकिन ड्यू टू इंडक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज अनइवन, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ द चार्ज नहीं कहलाएगा। इवन जो सेंटर ऑफ द चार्ज होगा वो थोड़ा सा इस तरफ होगा, जो सेंटर ऑफ द चार्ज होगा वो थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्टेड होगा इस केस में। करेक्ट? तो अगर मैं बोलूं कि इन पॉजिटिव चार्जेस का कुल मिलाकर के सेंटर कहां आना चाहिए, तो आप इसको बीचों बीच नहीं बोल सकते, आप इसको बोलोगे थोड़ा राइट में, और इन नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहां आना चाहिए, थोड़ा सा लेफ्ट में। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो डिस्टेंस बचा या जो इफेक्टिव डिस्टेंस आया डी डैश, वो सेंटर टू सेंटर वाले डिस्टेंस से कम आया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से क्या आया, कम आया। दैट इज डी डैश इज स्मॉलर देन डी। और बच्चों जब डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा आती है, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है नीचे रेसिप्रोकल का। तो इसीलिए हम लोग जो फोर्स आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस केस में मान लेते हैं एफ डैश फोर्स आई, तो एफ डैश फोर्स पिछले वाले केस के फोर्स से ज्यादा आएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम आ रहा है, इफेक्टिव डिस्टेंस कम आ रहा है, तो फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। दैट इज द फोर्स विल बी ग्रेटर देन द एफई फोर्स। इसी इक्वेशन में अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते तो क्या होता, सोचिए आराम से, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करा देता हूं। अगर इसी में दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते तो रिपल्शन की वजह से जो डेंसिटी होती चार्जेस की वो कुछ दूर ज्यादा होती और पास कम होती। यस, और इस बार जो सेंटर ऑफ द चार्ज होता वो थोड़ा सा इधर होता और इसका सेंटर ऑफ चार्ज थोड़ा सा इधर होता। यस, और डिस्टेंस जो इफेक्टिव होता वो सेंटर टू सेंटर वाले डिस्टेंस से बड़ा आता। तो इस केस में जो डी डबल डैश आता, मान लेते हैं इस केस में डी डबल डैश, वो इफेक्टिव डिस्टेंस डी से बड़ा आता, और ऐसे केस में जो एफ डबल डैश फोर्स आती वो एफ ई फोर्स से कम आती। तो बच्चों रिपल्शन के केस में आपकी फोर्स कम आती है और अट्रैक्शन के केस में एक्सपेक्टेशन से फोर्स ज्यादा आती है। तो बराबर किसी भी केस में नहीं आती। अगर आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपको इंडक्शन के प्रोसेस को इंक्लूड जरूर करना है। आई गेस ये क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is, two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having radius same as that of B but uncharged is brought in contact with B and then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C will be। तो बच्चों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक एक पार्ट को एनालाइज करते हैं। तो पहली लाइन हमसे क्या बोल रही है कि दो स्फीयर्स हैं एकदम आइडेंटिकल B और C, और अच्छी बात यह है कि दोनों पे बिल्कुल सेम टू सेम चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। अब एक अनचार्ज स्फीयर जिसका B जैसा रेडियस है, या आप बोल सकते हैं जो B के आइडेंटिकल है, और B किसके आइडेंटिकल है, C के आइडेंटिकल है। इसका मतलब तीनों स्फीयर्स क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो एक तीसरा स्फीयर जो इन दोनों जैसा ही दिखता है लेकिन अनचार्ज है, प्लीज फोकस ऑन द सेकेंड लाइन, लेकिन अनचार्ज है। सो एक अनचार्ज स्फीयर, नाम रख देते हैं A, उसको हम लोग किसके कांटेक्ट में लेकर के आए, B के कांटेक्ट में लेकर के आए। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे कांटेक्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
सो एक सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको इस बात को बता देता हूं कि अगर आपके दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपके दोनों कंडक्टर्स या दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं तो उस कंडीशन में वो अपने चार्जेस को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर एक पे चार्ज है Q1 और एक पे चार्ज है Q2, तो फाइनल चार्ज अगर आपको डिवाइड करना है तो आप लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2/2 इस पे और Q1 प्लस Q2/2 दूसरे वाले पे। बट ये तभी होगा जब आइडेंटिकल चार्जेस होंगे, सॉरी आइडेंटिकल स्फीयर्स होंगे। करेक्ट, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। सो आइडेंटिकल स्फीयर्स क्या करेंगे, अपने चार्जेस को डिवाइड करेंगे। बच्चों इस पे तो चार्ज है नहीं 0 और इस पे चार्ज कितना है Q, तो डिवाइड होने के बाद इस पे बचेगा Q/2 और इस पे बचेगा Q/2। तो A ने B से Q/2 को छीन लिया या अपने चार्जेस को शेयर कर लिया और आधा आधा चार्जेस दोनों पे आ चुका है। अब A पे आ गया चार्ज Q/2, अब A को C के कांटेक्ट में लेकर आना है। प्लीज रीड द लाइन। लाइन क्या लिखा है कि B के कांटेक्ट के बाद देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद C, तो C के कांटेक्ट में अगर लेकर के आए तो अब A के पास पहले से चार्ज कितना है Q/2, जब इससे टच किया था तो चार्ज कितना आ गया था Q/2, अब आपने C से इसको टच कर दिया। सो अब फाइनल चार्ज कितना होगा, तो जो भी इन दोनों का नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा Q प्लस Q/2 मतलब 3Q/2, ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। टोटल चार्ज मिला के कितना है 3Q/2, ये दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो 3Q/2 इसको आधा मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3Q/4 और इसको आधा मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3Q/4। तो बच्चों अब मैं बनाता हूं फाइनल डायग्राम। फाइनल डायग्राम में आपके B के पास चार्ज रह चुका है केवल Q/2 और आपके C के पास फाइनल चार्ज हो चुका है 3Q/4। अच्छी तरीके से देखिए। यस, ये ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हम दूसरे स्फीयर्स को लाकर अपने पहले वाले स्फीयर से टच करते हैं, उसमें शेयरिंग ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट को जरूर लगाइएगा। करेक्ट, तो पहले अगर फोर्स F थी तो F कब थी, जब दोनों का चार्ज कितना था Q एंड Q, जब दोनों का चार्ज कितना था Q एंड Q, तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या था F इक्वल्स टू KQ²/R²। यस, ये पहले वाली फोर्स है। अब बताओ नई फोर्स क्या आएगी। अरे नई फोर्स निकालने के लिए नए चार्जेस को पुट करना पड़ेगा। तो K Q1 एक हो गया है Q/2, Q2 एक हो गया है 3Q/4 अपॉन दूरी वही है, दूरी के साथ कोई छेड़खानी नहीं, R²। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। KQ/R² या KQ²/R² को आप वापस से क्या लिख सकते हैं F। तो कौन से टर्म बच जाएंगे, एक तो 1/2 इसका और एक 3/4 इसका, तो 3/8 का टर्म बच जाएगा और बाकी बन जाएगा KQ²/R²। 3/8 का टर्म एक एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा और KQ²/R² को आप क्या लिख सकते हैं F के बराबर। तो उसको मैं वापस से लिख देता हूं 3/8 और इसको लिख देता हूं F। सो द फाइनल ऑप्शन दैट इज मैचिंग इज D। तो D हमारा एक करेक्ट आंसर बनेगा। तो बच्चों ये टच करने वाले क्वेश्चंस, ये एक दूसरे से स्फीयर्स को जब टच करते हैं तब ये क्वेश्चंस कैसे प्रकार से सॉल्व होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज two small metallic spheres each of mass m are suspended together with strings of length L and placed together. When a quantum charge Q is transferred to each of the strings, make an angle 90 degree with each other. The value of Q is। तो बच्चों सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि दो पेंडुलम जैसा कुछ सेटअप है, दो पेंडुलम्स हैं जिनको एक ही पॉइंट से हैंग कर दिया गया है और एक एक स्फीयर को Q और Q चार्ज ट्रांसफर किया गया है। तो जैसे आप इनको Q और Q चार्ज ट्रांसफर करेंगे ये क्या करेंगे, रिपल्शन दिखाएंगे और रिपल्शन दिखाने की वजह से ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द वर्टिकल और आपस में भी कुछ एंगल बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो उन्होंने दिया है कि ऐसा डिफ्लेक्शन हुआ कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे, बट मैंने केवल आधे एंगल की बात की है और मेरा यहां पर थीटा एंगल है 45 डिग्री के बराबर। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे की बात ना करके केवल हाफ की बात करी है, दैट इज 45 डिग्री की बात करी है। सो वर्टिकल से कितना डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, 45 डिग्री की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब
उन्होंने बोला है कि इस क्यू चार्ज की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब ये रिपल्शन हो रहा होगा तो एक पॉइंट पे आकर इसलिए रुक गया क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा, और इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब होता है कि नेट फोर्स क्या हो चुकी होगी, जीरो हो चुकी होगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना एक पर, किसी भी एक पर सारी फोर्सेस दिखा दें जो जो इस पे लग रही है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस पे सारी फोर्सेस दिखाएं तो सबसे पहले और मेरी सबसे फेवरेट फोर्स है mg, ग्रेविटेशन का पुल, कहां, नीचे की तरफ। तो mg फोर्स लग रही होगी इस पे नीचे की तरफ। दूसरी लग रही होगी कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्यों, क्योंकि एक दूसरा चार्ज उसको रिपेल कर रहा होगा, और ये फोर्स अवे लग रही होगी, इस फोर्स को लिख देते हैं Fe। बच्चों अगर आपको Fe की वैल्यू लिखनी है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही, बट अगर लिखनी है तो हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और R इन दोनों के बीच का दूरी होगा R, करेक्ट। तो K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये आपको फोर्स लिखने को मिलेगा। और एक तीसरी फोर्स जो बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं वो है कि स्ट्रिंग की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या टेंशन फोर्स होगी, एक स्ट्रिंग एक फोर्स से खींच रहा होगा इसको, दैट फोर्स विल बी टेंशन फोर्स। सो तीन फोर्सेस लग रही होंगी, एक mg, एक रिपल्सिव फोर्स और एक स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स, करेक्ट। अब इक्विलिब्रियम क्या किया जाता है, या तो वर्टिकल में बना सकते हैं या हॉरिजॉन्टल में बना सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो दोनों बना सकते हैं। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स है, Fe, वर्टिकल में कौन सी फोर्स है, mg, और टेढ़ा कौन जा रहा है, टेंशन। अगर टेंशन को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर दिया जाए, इन शॉर्ट अगर टेंशन के भी दो कंपोनेंट्स तोड़ दिए जाएं, तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा, ये दोनों इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये लाइन कैसी है, वर्टिकल, और ये वाली लाइन भी कैसी है, वर्टिकल, तो ये दोनों हो गई पैरेलल। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया। तो टी का यहां वाला कंपोनेंट हो गया टी का cos थीटा, यस, और टी का यहां वाला कंपोनेंट हो गया टी का sin थीटा। तो टेंशन की टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन के मैंने दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, टी का cos थीटा और टी का sin थीटा, यस। अब वर्टिकल में इक्विलिब्रियम दिखने लगा कि टी का cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को, और हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में टी का sin थीटा बैलेंस कर रहा है Fe को, और वर्टिकल में लिख देता हूं टी का cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। तो बच्चों अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, t से t का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा आंसर एंगल के टर्म्स में आ जाएगा, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू Fe बाय mg। इस चीज को आप याद भी रख सकते हैं, जिससे अगली बार ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको डील करना है तो आप उनको डायरेक्टली डील कर लें, आप इतनी मेहनत ना करें, आप डायरेक्टली इस चीज को याद रख सकते हैं कि जो भी tan थीटा आता है, जो भी वर्टिकल से एंगल आता है, वो Fe बाय mg के बराबर आता है, दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन टू द ग्रेविटेशनल पुल, इनके रेशियो के बराबर होता है। अगर ये मुझे पहले से पता होता तो मुझे बस कुछ नहीं करना था, मुझे सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना था। तो क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो बच्चों मेरा थीटा कितना हो गया 45, और tan 45 कितना हो जाएगा 1। तो मैं एक्सचेंज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं mg, tan थीटा को क्या रख दिया मैंने 1, और Fe को पुट कर देता हूं उसकी वैल्यू सहित। Fe का वैल्यू है k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब बच्चों अगर r की बात की जाए तो r निकालना पड़ेगा यार हमको, क्यों, क्योंकि हमें L दिया हुआ है, दिस इज L, दिस इज L एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये हो गया L cos 45 और ये नीचे वाला हो गया L sin 45। तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो गया, L sin 45 और L sin 45, तो ये पूरा मिलाकर कितना हो गया 2L sin 45। अच्छी तरीके से देखिए, ये L है और ये हो गया L cos 45, तो ये हो गया सामने वाला L sin 45 और ये भी L sin 45। इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस है 2L sin 45, या आप थीटा भी लिख सकते थे, बट थीटा कितना ले लिया मैंने 45, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन।
तो बच्चों यहां पर ये आ जाएगा 2l sin 45 का होल स्क्वायर। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें यहां पर Q चार्ज की वैल्यू निकालनी है, हमें यहां पर Q चार्ज की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ K, mg एंड L। तो फटाफट एक काम करते हैं, sin 45 का वैल्यू पुट करते हैं। सो sin 45 विल बी 1/√2 एंड √2 का टर्म 2 को काट के क्या छोड़ेगा, √2। होल स्क्वायर करना मत भूलिएगा। अगर इसका होल स्क्वायर किया जाए, अगर इसका होल स्क्वायर किया जाए तो आपके पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। थोड़ा इधर लिख देता हूं, KQ² इक्वल्स टू 2l², क्योंकि √2 का स्क्वायर वापस से कितना हो जाएगा 2l², और बगल में चला जाएगा mg के पास, ठीक है। और k की वैल्यू, क्योंकि ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं जिसमें 4πε0 पुट किया गया है, तो बच्चों मैं भी k का वैल्यू पुट कर देता हूं। अगर k का वैल्यू पुट कर दे 1/4πε0, Q² इक्वल्स टू 2l² mg, और 4πε0 को मल्टीप्लाई कर दूं, किसको मल्टीप्लाई कर दूं, 4πε0 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो Q² का आंसर आ जाएगा 8πε0, क्योंकि 4 इंटू 2 लिख दिया 8, l² mg का, और Q² अगर हटाएं तो अंडररूट। अगर अंडररूट के अंदर से कुछ बाहर निकल सकता है वो केवल है l, क्योंकि l के ऊपर ही है स्क्वायर, तो अकेला जो बाहर निकलेगा वो बचेगा l, और अंदर रह जाएंगे सब लोग 8πε0 mg। आई थिंक इट इज मैचिंग अप विद ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी से आप इसको मैच करा लीजिए, एंड दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स पे बेस्ड एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो बच्चों लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 is 2 point charges placed at a distance r in air exert a force F on each other. The value of distance r at which they experience a force 4F when in a medium of dielectric constant K equals to 16. So बच्चों अब आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है कूलम्स लॉ इन मीडियम पे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि दो चार्जेस हैं, वैल्यू नहीं दी गई, हमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं F, जब इनको R की दूरी पे रखा गया है। जब इनको R की दूरी पे रखा गया है तब फोर्स कितना लग रहा है F। तो F की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम लोग, KQ1 Q2 by R²। वेरी गुड, फ्रॉम कूलम्स लॉ वी ऑलरेडी नो दिस। यस, अब बोला गया है कि अब इनको एक मीडियम में रखना है और ऐसे डिस्टेंस पे रखना है जिससे ये लोग फोर्स कितना फील करे, 4F, या इसका 4 टाइम्स फील करे। इसका मतलब द चार्जेस विल बी सेम, द डिस्टेंस विल बी ऑल्टर्ड। अब नया डिस्टेंस लिख दिया मैंने R' एंड द मीडियम इज चेंज्ड। अब मीडियम को भी उन्होंने बदल दिया है, और पहले था एयर, अब मीडियम ऐसा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 16। मैंने क्या समझाया था, मैंने अपने वीडियोस में समझाया था कि जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया जाता है वो फोर्स के नीचे आ जाता है, या उसी से फोर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, और वो आपकी नेट फोर्स बचती है। तो बच्चों हम नया फोर्स कैसे लिखेंगे, F' कैसे लिखेंगे, K, ध्यान से, K Q1 Q2, क्योंकि चार्जेस वही हैं Q1 Q2 अपॉन R'²। लेकिन अब आ चुका है एक मीडियम, तो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उस फोर्स को डिवाइड कर देंगे। तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है Q1 Q2 by R², जो कूलम्स लॉ हमें बताता है Q1 Q2 by R², हम उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं जब भी हमें एक मीडियम में कूलम्स लॉ को लगाना पड़ता है। ओके, तो अगर इस फोर्स की बात की जाए या नई फोर्स की बात की जाए, तो वो नई फोर्स किसके बराबर बोल रहा है, 4 टाइम्स ऑफ द ओल्डर फोर्स, पुरानी वाली फोर्स के 4 गुना ज्यादा। तो इसी को मैं लिख देता हूं 4 टाइम्स ऑफ द ओल्डर फोर्स, पुरानी वाली फोर्स से 4 गुना ज्यादा। और पुरानी वाली फोर्स मैं लिख चुका हूं Q1 Q2 by R²। तो पुट कर देते हैं 4 Q1 Q2 by R² इक्वल्स टू Q1 Q2। बच्चों ये छोटा k नीचे बड़ा k है, ये k होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट,
और नीचे वाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डोंट कंफ्यूज मत करिएगा। के की वैल्यू दी गई है 16, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है 16 और r डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। r डैश इज द न्यू डिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सो लेट्स सॉल्व दिस। इस k को इस k से काट सकते हैं, q1 q2 को q1 q2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टर्म्स बन जाएंगे 64 r डैश स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो बच्चों अगर इस 64 को नीचे ले जाएं तो r डैश स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय 64 और अगर अंडर रूट लगाएं तो r डैश विल बी r बाय 8। 64 का कितना अंडर रूट होता है 8। तो r डैश मतलब फाइनल डिस्टेंस अगर आपको फोर्स 4 टाइम्स चाहिए तो r बाय 8 डिस्टेंस पे इसको रख दीजिए, विच इज मैचिंग ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों फटाफट इसको नोट डाउन कर दीजिए और मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So question number 8 is, two charges placed at a distance d applies a force F on each other. If a glass plate जिसकी k की वैल्यू दी गई है 4 of thickness d by 2 is placed between them, the effective force will be। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, क्योंकि बारे में दिया नहीं गया, आइडेंटिकल है नहीं है, तो मैंने ले लिया Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस की दूरी पे रखे गए हैं। कितनी डिस्टेंस? d डिस्टेंस की दूरी पे। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं एंड दैट इज F। तो F कितनी लिख सकते हैं वापस से, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम टू अस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्होंने बोला कि अगर बीच में एक ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिसकी थिकनेस d/2 है और जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कितना दिया गया है 4, दैट इज k इक्वल्स टू 4। तो अगर Q1 और Q2 के बीच में आधी थिकनेस की, दैट इज d/2 थिकनेस की एक ग्लास प्लेट लगा दी जाए जिसके k की वैल्यू 4 है, तो मैं डायरेक्टली कांस्टेंट लिख दिया हूं यहां पर, k की वैल्यू क्या है 4 है, तो उससे फोर्स क्या हो जाएगी? अब क्या फोर्स F रहेगी या बदल जाएगी? तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कूलम्स लॉ इन मल्टीपल मीडियम। मल्टीपल मीडियम में मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में कोई भी स्लैब जैसा दिखाई दे तो आप उसको इफेक्टिव डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके वैक्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप इस d/2 को हटा सकते हैं, आप इस d/2 को हटा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, d/2 रूट k, d/2 रूट k। तो इसलिए Q1 Q2 के बीच में अगर आपको ग्लास को हटाना है, d/2 को हटाना है, तो आप लिख सकते हैं d/2 रूट k, और रूट k कितना हो गया 4, रूट 4। वेरी गुड। तो ये तरीका होता है जब भी कोई मीडियम बीच में आ जाए उसको हटाने का और उसकी जगह क्या लगा देने का, वैक्यूम लगा देने का। तो बच्चों यहां तो वैक्यूम है ही, लेकिन यहां ग्लास था, तो यहां ग्लास को हटाने के लिए हम इस प्रकार से वैक्यूम को पुट कर सकते हैं। अब कितना बचा हुआ वैक्यूम हो गया, तो d/2 इधर बचा हुआ था पहले से, और इधर वाले d/2 को मैंने लिख दिया d/2 रूट k, और रूट k की जगह कितना लिख दिया रूट 4। रूट 4 हो गया 2, और 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच्चों कुल मिला के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से, कुल मिला के डिस्टेंस हो जाएगा कि ये बन गया d और ये बन गया d/2, तो कुल मिला के डिस्टेंस हो गया 3d/2। तो अब आपने अपने ग्लास को हटाकर कंप्लीट वैक्यूम बना दिया है। तो अगर तुम्हें r थिकनेस का या कोई भी d/2 थिकनेस का ग्लास स्लैब हटाना है, तो एयर अगर लगानी है या वैक्यूम अगर लगानी है तो कितनी लगाओगे, d/2 रूट k, खत्म बात। सो इस लॉजिक को यूज करते हुए मैंने फाइनल फोर्स का आंसर निकालने की कोशिश करी, तो फाइनल फोर्स का आंसर बनेगा F डैश इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और R की जगह कितना आएगा 3d/2 का स्क्वायर, 3d/2 का स्क्वायर हो गया 9d स्क्वायर बाय 4। और अगर इस 4 को ऊपर ले जाएं तो बच्चों फाइनल रिजल्ट क्या बनता है, 4/9, थोड़ा यहां लिख देता हूं, 4/9 k Q1 Q2 बाय d स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं
एफ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह डी लिख सकते हैं, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 4/9f and it is matching with option C. So it's a very great question, very important question which involves the logic of multiple mediums or Coulomb's law in multiple mediums. Let's move to our next question. So question number 9 is very similar to question number 8. Question number 9 है, two charges are at a distance d apart, exert a force F on each other. If a copper plate of thickness d/2 is placed between them, the effective force will be. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 था, लेकिन इस बार हमने ग्लास प्लेट की जगह एक कंडक्टिंग प्लेट को यूज किया या एक मेटालिक प्लेट को यूज किया या आप बोल सकते हैं कॉपर प्लेट को यूज किया। तो क्या फर्क पड़ता है जब हम कॉपर प्लेट को यूज करते हैं? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उन सबके k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब कि अगर दो चार्जेस के बीच में, एंड इट्स अ वेरी जनरल थिंग, अगर दो चार्जेस के बीच में एक पतली कॉपर प्लेट डाली या एक मोटी कॉपर प्लेट डाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके k की वैल्यू क्या होने वाली है, इनफाइनाइट। अगर k की वैल्यू इनफाइनाइट आने वाली है तो k कहां आता है, k कहां आता है, नीचे की तरफ आता है। फोर्स में k कहां आता है, नीचे की तरफ आता है। और अगर फोर्स में k नीचे की तरफ आता है और k अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स जीरो को टेंड करने लगती है। तो चाहे थिकनेस छोटी सी हो, चाहे थिकनेस ज्यादा हो, चाहे पूरा कैप्चर कर ले जगह को, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आपने मेटेलिक प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट दो चार्जेस के बीच में एंटर कराई तो ऐसी कंडीशन में फोर्स जीरो ही आता है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई भी कंडक्टिंग प्लेट डाल दी जाए तो ऐसी कंडीशन में दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जीरो को टेंड कर जाएगा। व्हाई? बिकॉज कंडक्टिंग प्लेट्स जो होती हैं, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, उनकी k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। सो ऑप्शन विच इज मैचिंग अप इज सी। सो फाइनली हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? A charge particle q1 is at position 2, -1, 3. The electrostatic force on another charge q2 at 0, 0, is. तो बच्चों ये क्वेश्चन मुझे जैसा दिख रहा है ऑप्शंस देखकर कि ये क्वेश्चन होने वाला है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से। तो एक बार फटाफट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म रिवाइज कर लीजिए जिससे इस क्वेश्चन को करना आसान हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो चार्जेस दिए जाएं और उनकी पोजीशन दी जाए तो आप उनके पोजीशन वेक्टर्स को निकाल सकते हैं, और उनके अगर पोजीशन वेक्टर्स पता चल जाए तो फोर्स को पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। तो एक बार इस बात पे ध्यान देते हैं कि एक चार्ज कहां रखा गया है, 2, -1, 3 पे। तो एक चार्ज को रख देते हैं 2, -1, 3। ये कोई एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बट ये मैं केवल अपने बनाने के लिए ले रहा हूं। सो इस चार्ज का नाम रख देते हैं q1, जिसको रखा गया है 2, -1, 3 पे। और दूसरा चार्ज अच्छी जगह रखा गया है, वो ओरिजिन पे ही है, तो दूसरा चार्ज लिख लेते हैं q2, जो रखा है 0, 0, पे। तो मैं इस क्वेश्चन को किससे करने वाला हूं? मैं इस क्वेश्चन को वेक्टर वाले फॉर्मूले से करने वाला हूं, जबकि इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, बट आई ट्राई टू यूज द बेस्ट मेथड। मैं एक ऐसा तरीका यूज करूंगा जो आपके लिए हमेशा काम करेगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, फटाफट दोनों के पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो अगर q1 का पोजीशन वेक्टर लिखा जाए तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, जहां पे पॉइंट चार्ज रखा वहां तक। तो कैसे लिख सकते हैं? 2 - 0 i कैप, -1 - 0 j कैप और 3 - 0 k कैप। जहां तक जा रहा है और जहां से आ रहा है, वेक्टर कैसे लिखते हो? जिस पॉइंट तक जा रहा है और जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल कर करके, हेड माइनस टेल कर करके आई कैप, जे कैप, के कैप लगाया जा सकता है। तो देखिएगा 2 - 0 आई कैप, इसका मतलब 2 आई कैप, यस। -1 - 0 जे कैप मतलब माइनस जे कैप, यस। एंड 3 - 0 के कैप, या डायरेक्टली बोल सकते हैं 3 के कैप। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ
Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ऐसी अगर Q2 की बात की जाए तो Q2 तो खुद ओरिजिन पे है, और अगर वो खुद ओरिजिन पे है तो वो वेक्टर फॉर्मेट में जीरो वेक्टर पे खड़ा हुआ है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बोल सकते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। आपको फोर्स निकालनी है ऑन अनदर चार्ज, मतलब आपको Q2 वाले पे फोर्स निकालनी है। फर्क पड़ता है किस पे पूछ रहा है, पूछ रहा है Q2 वाले पे क्या फोर्स लगाएगा, कौन, Q1, मतलब फोर्स लगानी है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो बच्चों जब Q2 ड्यू टू Q1 बोलते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, KQ1 Q2 अपॉन R। जब 2 पे फोर्स निकालनी है 1 के द्वारा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 या F21 को हम लिख सकते हैं नीचे R21 का क्यूब इंटू R21 का होल वेक्टर। तो अगर नीचे क्यूब यूज करता हूं तो ऊपर पूरा वेक्टर यूज करता हूं। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझाया था। तो बच्चों यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि KQ1 Q2 अपॉन R21 क्यों लिखा गया, क्योंकि F21 चाहिए, फोर्स ऑन 2 चाहिए ड्यू टू 1, तो R21 का क्यूब लिखा गया और यहां पे लिखा गया R21 होल वेक्टर। तो जब यहां क्यूब यूज करते हैं तो यहां पूरा वेक्टर होता है, जब यहां स्क्वायर यूज करते हैं तो यहां यूनिट वेक्टर होता है। करेक्ट। अब R21 वेक्टर क्या होता है, R21 वेक्टर होता है R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर। अगर R2 में से R1 वेक्टर को माइनस करेंगे तो 0 में से -2, 0 में से -j और 0 में से 3, तो कुल मिला के क्या बचेगा, -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। अगर आप इस 0 में से माइनस करेंगे तो वो अपने साइन को सारा चेंज कर लेंगे। ये आपके पास तैयार हो गया R21 वेक्टर। लेकिन साथ साथ R21 वेक्टर के मॉड की भी जरूरत पड़ेगी, तो मॉड निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का अंडर रूट ऑफ i के सामने वाले का स्क्वायर प्लस j के सामने वाले का स्क्वायर प्लस k के सामने वाले का स्क्वायर। तो i के सामने क्या दिख रहा था, -2 का स्क्वायर 4, j के सामने क्या दिख रहा है 1 का स्क्वायर 1, k के सामने क्या दिख रहा है -3 का स्क्वायर 9। तो आपका मॉडुलस आ गया ये वेक्टर का, तो वेक्टर का मॉडुलस बन जाएगा 5 प्लस 9 दैट इज 14 एंड अंडर रूट में अंडर रूट 14। अब बच्चों बहुत अच्छी तरीके से बस सारी वैल्यूज को पुट करिएगा। अब इस स्टेप में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर एकदम सही तरीके से मैच करेगा। ओके, सो मेरे को ऐसा दिख रहा है ऑप्शंस में कि उन्होंने k की वैल्यू भी पुट करके रखी हुई है, तो मैं भी पुट कर देता हूं। k की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। Q1 Q2 यस, R21 का क्यूब, R21 के मॉड का क्यूब, तो रूट 14 का क्यूब कैसे करेंगे, रूट 14 इंटू रूट 14 इंटू रूट 14, तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। तो 2 बार तो हो जाएगा 14 और 1 बार रह जाएगा रूट 14, तो ये बन जाएगा 14 रूट 14। और बच्चों बगल में है R21 का पूरा वेक्टर। R21 वेक्टर मैंने लिख दिया, थोड़ा छोटा लिख देता हूं, -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। ये R21 वेक्टर मैंने पूरा लिख दिया, जिससे मेरा आंसर पूरा का पूरा वेक्टर में है। 4 into 14 can be written as 56 can be seen in the option। तो बच्चों बन जाएगा आपके पास Q1 Q2 अपॉन 56 रूट 14, 56 4 into 14 56 रूट 14 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बगल में पूरा का पूरा जो वेक्टर आ रहा है लिख देते हैं -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप, and this is matching up with option number D। So D option से हमारा मैच कर रहा है। This is how we solve questions based on Coulomb's law in vector form।